1980s का डेकेड मतलब बॉस्टन सेल्टिक्स वर्सेस लॉस एंजेलिस लेकर्स की राइवलरी, राइज ऑफ माइकल जॉर्डन और हकीम ओलाजुवान, और आखिर में द बैड बॉयज ऑफ डिट्रॉइट पिस्टन्स। 1986 से लेकर 1991 तक 5 सालों में डिट्रॉइट पिस्टन्स के बैड बॉयज टीम ने एनबीए के दुनिया में तबाही कर दी थी। मैं जब भी तबाही कर दी ऐसा बोलता हूं तो उसका मतलब किसी प्लेयर या किसी टीम ने डिफेंडर्स के खिलाफ डोमिनेट किया ऐसा होता है। बट इस डिट्रॉइट पिस्टन्स के बैड बॉयज के टीम के बारे में मैं जब तबाही कर दी ऐसा बोल रहा हूं तो उसका मतलब लिटरली तबाही है। डिट्रॉइट पिस्टन्स के बैड बॉयज का डिफेंस मतलब ऑफेंसिव प्लेयर्स के साथ सीधा हाथापाई। उन्होंने अपने एग्रेसिव डिफेंस से कितने सारे प्लेयर्स का नाक तोड़ दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सो गाइस, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं 1980s के डेंजरस बैड बॉयज ऑफ डिट्रॉइट पिस्टन्स के बारे में। डिट्रॉइट पिस्टन्स की टीम एनबीए के वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीमों में से एक है, बट कुछ 1950 से लेकर 1981 तक ऑलमोस्ट 30 साल डिट्रॉइट की एनबीए फ्रेंचाइज बस दूसरे टीमों से मार खा रही थी। ना उनके टीम में कोई स्टार प्लेयर आना चाहता था और ना ही डिट्रॉइट की टीम ड्राफ्ट में किसी लेजेंडरी प्लेयर को सिलेक्ट कर पा रहे थे। ऐसे ही 1980-81 के सीजन में वो इतना गंदा खेले थे कि वो लगातार 21 मैच हार गए थे, जो कि तभी का लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रिक का एनबीए रिकॉर्ड था। इसी बर्बाद सीजन के वजह से डिट्रॉइट को 1981 के एनबीए ड्राफ्ट में नंबर 2 पिक मिली थी और डिट्रॉइट पिस्टन्स ने सिलेक्ट किया इंडियाना यूनिवर्सिटी के आइजिया थॉमस को। आगे चल के यही आइजिया थॉमस डिट्रॉइट पिस्टन्स के फ्रेंचाइज का लिटरली मसीहा बन गया और बैड बॉयज पिस्टन्स का लीडर बना था। थॉमस सिर्फ 6 फीट 1 इंच का था, बट उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी और बड़े बड़े सेंटर्स के बीच में से थ्रू द कॉन्टैक्ट स्कोरिंग की एबिलिटी जबरदस्त थी। आइजिया थॉमस के आते ही पिस्टन्स के फ्रेंचाइज में अलग सा जोश आ गया था। जब थॉमस डिट्रॉइट में आया तब उसके आते ही वो टीम का लीडर नहीं था, वो टीम का इंपॉर्टेंट पॉइंट गार्ड तो था, बट तभी डिट्रॉइट पिस्टन्स का लीडर था उनका स्टार शूटिंग गार्ड केली ट्रिपुचका, जो एक बहुत ही अच्छा ऑफेंसिव प्लेयर था और उसकी शूटिंग लाजवाब थी। आइजिया थॉमस के रूकी सीजन में ही डिट्रॉइट पिस्टन्स ने विनी जॉनसन को ट्रेड करके लाया, जिसे आगे चल के सभी माइक्रोवेव कहने लगे थे, क्योंकि विनी जॉनसन भी माइक्रोवेव की तरह गर्म हो जाता था और एक बार माइक्रोवेव विनी जॉनसन गर्म हो गया तो डिफेंडर्स उसे रोक ही नहीं पाते थे। बट ये माइक्रोवेव विनी जॉनसन कोई स्टार प्लेयर नहीं था, एक्चुअली वो 6th मैन प्लेयर था। फिर इसी सीजन में डिट्रॉइट ने सेंटर बिल लायमबिर को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में लाया। लायमबिर अपने टफ फिजिकल गेम के लिए जाना जाता था, उसकी रिबाउंडिंग और उसके डिफेंसिव मेंटालिटी की इस यंग टीम को बहुत जरूरत थी। सो अभी इस टीम में आइजिया थॉमस, केली ट्रिपुचका, बिल लायमबिर और माइक्रोवेव विनी जॉनसन जैसे प्लेयर थे, बट फिर भी ये टीम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में कुछ कर नहीं पा रही थी और वो 1982 और 1983 ऐसे बैक टू बैक 2 सालों में प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए पिस्टन्स ने नए कोच को लाने का फैसला किया और डिट्रॉइट पिस्टन्स ने कोच चक डेली को हायर कर दिया। कोच चक डेली के आते ही पिस्टन्स का गेम थोड़ा सा फास्ट और एक्साइटिंग हो गया था। मिस्टर डेली ने आइजिया थॉमस के गेम को और भी मजेदार बना दिया था और थॉमस अचानक से एक तगड़ा डिफेंडर भी बन गया था। आइजिया थॉमस के साथ साथ ही बिल लायमबिर भी अच्छा खेलने लग गया। लायमबिर जो अपने डिफेंस के लिए जाना जाता था, अब उसका ऑफेंस भी अच्छा हो गया था। आईटी आइजिया थॉमस और बिल लायमबिर 1983 में ऑल स्टार्स बन गए थे और पिस्टन्स की बैड बॉयज की टीम अभी शेप ले रही थी, बट फिर भी उन्हें ज्यादा कोई भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल ये डिट्रॉइट की फ्रेंचाइज थी जिसने पिछले 30 सालों में कुछ भी नहीं जीता था और वो टोटली बर्बाद रहे थे। सो अभी ये कुछ नए यंगस्टर्स क्या ही कर लेंगे। सभी को एक्सपेक्टेड था कि ये थोड़ा बहुत अच्छा खेलेंगे, प्लेऑफ्स में आएंगे, बट हार जाएंगे और वही होने लगा। अंडर कोच चक डेली, आइजिया थॉमस, केली ट्रिपुचका, माइक्रोवेव विनी जॉनसन और बिल लायमबिर ने अच्छा खेल दिखाया और वो 1984 के प्लेऑफ्स में पहुंचे थे, बट फर्स्ट राउंड में ही वो न्यूयॉर्क निक्स के खिलाफ हार्ड ब्रेकिंगली हार गए थे। वैसे ही 1985 में भी डिट्रॉइट पिस्टन्स अच्छा खेलकर प्लेऑफ्स में तो पहुंचे, बट इस बार वो बॉस्टन के बिग 3 के खिलाफ सेकेंड राउंड में हार गए।
1985 के प्लेऑफ्स के इस हार के बाद 1985 के एनबीए ड्राफ्ट में डिट्रॉइट पिस्टन्स ने एनबीए हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्राफ्ट स्टील कर डाली। डिट्रॉइट पिस्टन्स ने नंबर 18 पिक से शूटिंग गार्ड जो डुमार्स को सिलेक्ट किया। अब आइजिया थॉमस और केली ट्रिपुच का डिट्रॉइट की स्टार्टिंग बैककोर्ट थी, बट बेंच पर से जो डुमार्स आके भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। बट अगेन पिस्टन्स ने रेगुलर सीजन में सॉलिड गेम दिखाया, बट वो प्लेऑफ्स में वापस हार गए। इस बार वो पहले ही राउंड में द ह्यूमन हाईलाइट रील डोमिनिक विल्किंस के एटलांटा हॉक्स के अगेंस्ट बुरी तरह से फर्स्ट राउंड में हार गए। इस हार के बाद कोच चक डेली को गुस्सा आ गया था। कोच डेली खास करके केली ट्रिपुचका को लेके नाराज थे। ट्रिपुचका ने एटलांटा हॉक्स के खिलाफ प्लेऑफ्स में 27 पॉइंट्स का एवरेज किया था और वो टीम का लीडिंग स्कोरर था, बट उसका डिफेंस कुछ खास नहीं था। हॉक्स से हारने के बाद चक डेली ने डिसाइड किया कि डिट्रॉइट पिस्टन्स के इस टीम को वो डिफेंसिव मेंटालिटी वाले टीम बनाएंगे, और मिस्टर चक डेली के इसी प्लान में केली ट्रिपुचका बिल्कुल नहीं बैठता था। इसीलिए 1986 के ऑफ सीजन में डिट्रॉइट पिस्टन्स ने अपने स्टार ऑफेंसिव प्लेयर केली ट्रिपुचका को एड्रियन डेंटली के लिए ट्रेड कर दिया। डेंटली भी एक स्टार ऑफेंसिव मशीन था और उसने तो 1980s में 2 स्कोरिंग टाइटल्स भी जीते थे। और इसी में 1986 का एनबीए ड्राफ्ट भी आ गया, और इस ड्राफ्ट में पिस्टन्स ने कुछ जबरदस्त सिलेक्शंस किए। पहले तो उन्होंने नंबर 11 पिक से हार्डकोर फॉरवर्ड प्लेयर जॉन सैली को सिलेक्ट किया, और फिर और एक लेजेंडरी ड्राफ्ट स्टील करते हुए उन्होंने नंबर 27 पिक से डेनिस रॉडमन को सिलेक्ट किया। इन सब प्लेयर्स के आने के बाद पिस्टन्स ने 1986-87 के सीजन में हंगामा शुरू कर दिया। इस टीम की मेंटालिटी थी हार्डकोर डिफेंस। आइजिया थॉमस टीम का लीडर था और वो अपने टीममेट्स को फुल ऑन जोश में खेलने के लिए उकसाता रहता था। आइजिया थॉमस और जो डुमार्स हार्डकोर डिफेंस करते रहते थे। उसी में एड्रियन डेंटली और जॉन सैली उनको बार बार पॉइंट्स बनाकर देते थे। और इस टीम की जान थे बिल लायमबिर और अभी नए से एनबीए में आए रूकी डेनिस रॉडमन। डेनिस रॉडमन तो रिबाउंडिंग और हसल प्लेस करने की एक मशीन बन गया था। इसके पहले भी एग्रेसिवली डिफेंस करने वाले बिल लायमबिर को इस सीजन में तो लाइसेंस टू किल मिल गया था। उस जमाने में मोस्टली प्लेयर्स का डिफेंस मतलब थोड़ा बहुत ऑफेंसिव प्लेयर्स के साथ धक्का बुक्की करना होता था, बट बिल लायमबिर का डिफेंस मतलब सीधा प्लेयर्स को पीटना। उस जमाने में कोई आज के तरह फ्लेग्रेंट फाउल की पेनल्टीज या फिर फाइन्स और सस्पेंशंस नहीं थे जो आज हार्ड फाउल्स के लिए दिए जाते हैं। उस जमाने के हार्डकोर फाउल्स को भी नॉर्मल फाउल दिया जाता था। कुछ बहुत ही ज्यादा हार्डकोर फाउल्स के लिए प्लेयर्स को मैच में से निकाला जाता था, बट ऐसी थोड़ी बहुत फाइटिंग तो चालू ही रहती थी। और यही देख के बिल लायमबिर ने एनबीए में तबाही शुरू कर दी। बिल लायमबिर, डेनिस रॉडमन, जॉन सैली, रिक मोहर्न ऐसे पिस्टन्स के भयंकर फ्रंटकोर्ट प्लेयर्स देख के ही ऑपोजिंग टीम्स की फट के हाथ में आ जाती थी। और बैककोर्ट में उतने ही डेंजरस आइजिया थॉमस और जो डुमार्स थे। लिटरली हर रात इनके मैच में कुछ ना कुछ झगड़े, मारामारी, धक्का बुक्की, प्लेयर इजेक्शंस और लिटरली खून खराबा होता था। इस टीम में सभी पगले थे सिवाय जॉन सैली के। सैली हमेशा दूर से तबाही देखता रहता था, बट बिल लायमबिर, डेनिस रॉडमन और रिक मोहर्न ने तो बाकी प्लेयर्स को मारने का ठेका लेके रखा था। 1986-87 के सीजन में डिट्रॉइट पिस्टन्स को सभी हेट करने लगे थे, बट इस डिफेंसिव पिस्टन्स के टीम ने 86-87 के सीजन में 52 विंस के साथ ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में 3rd सीड हासिल किया था। 1987 के प्लेऑफ्स में उन्होंने वॉशिंगटन के टीम को इजीली फर्स्ट राउंड में हरा दिया, बट सेकेंड राउंड में उनके सामने वापस द ह्यूमन हाईलाइट रील डोमिनिक विल्किंस था और उसकी एटलांटा हॉक्स की टीम थी। पिछले साल 1986 में इसी हॉक्स ने और इसी डोमिनिक विल्किंस ने पिस्टन्स को तंग किया था और उन्हें हराया था, और इसी वजह से पिस्टन्स के मन में बदले की आग थी और उन्होंने विल्किंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। कभी बिल लायमबिर उसे क्लोथ्सलाइन पंच करता था तो कभी आइजिया थॉमस उसे मारता था। पिस्टन्स ने इस सीरीज में विल्किंस को लिटरली तबाह कर दिया। फिर भी डोमिनिक विल्किंस ने वैसे अच्छे परफॉर्मेंसेस तो दिए थे, बट इवेंचुअली डिट्रॉइट पिस्टन्स ने एटलांटा हॉक्स को 4-1 से ठोका और वो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में पहुंचे। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में डिट्रॉइट का मुकाबला था लैरी बर्ड के बिग 3 सेल्टिक्स के खिलाफ। शुरुआत से ही एक हार्ड फॉट बैटल रही। इस सीरीज में डिट्रॉइट ने वापस से तबाही शुरू कर दी
और इस सीरीज के चलते पहली बार मीडिया में इस डिट्रॉइट के टीम को ऑफिशियली बैड बॉयज कहने लगे, क्योंकि पिस्टन्स के प्लेयर ने हरकत ही ऐसी की थी। सभी पिस्टन्स प्लेयर सेल्टिक्स प्लेयर्स पर टूट पड़ते थे, उन्हें बार बार मारते थे, डिफेंस कम और पिटाई ज्यादा होती थी। ऑब्वियसली इसी में सबसे ऊपर था बिल लायम्बिर। लायम्बिर सेल्टिक्स प्लेयर्स को तो सिर्फ मारे जा रहा था, फिर लैरी बर्ड हो या केविन मैकहेल, वो तो सीधा मारे जा रहा था। एक मैच में तो उसके और लैरी बर्ड के बीच में कोर्ट पे ही टशन शुरू हो गई और हंगामा हो गया। ऐसे ही हर गेम के लिटरली हर पोजीशन पर बैड बॉयज पिस्टन्स कुछ भयानक डिफेंस खेल रहे थे। इवेंचुअली एक गेम में सेल्टिक्स के जेंटलमैन प्लेयर रॉबर्ट पेरिश ने बोला इनफ इज इनफ, और एक बार रिबाउंड लेते हुए उन्होंने बिल लायम्बिर को पीछे से 2-4 खटाखट पंचेस मार डाले, जिस वजह से लायम्बिर का नाक ही टूट गया। फाइनली किसी ने बैड बॉय बिल लायम्बिर को तारे दिखा डाले। बट इन सभी राड़ों के बीच में ये सीरीज कई मायनों में एक आइकॉनिक सीरीज रही थी। सीरीज 2-2 हुई थी और गेम 5 में डिट्रॉइट पिस्टन्स मैच जीत के 3-2 का लीड लेंगे ऐसा लग रहा था, बट लैरी बिर्ड ने उसका ऑल टाइम लेजेंडरी आइकॉनिक स्टील किया था और सेल्टिक्स ने आखिरी सेकंड्स में गेम 5 जीता था। आगे ये सीरीज बैड बॉयज पिस्टन्स हार्ट ब्रेकिंग फैशन में 7 गेमों में हार गए। 1987-88 के सीजन में बैड बॉयज पिस्टन्स को पता था कि वो एनबीए के सबसे बेस्ट टीमों में से एक बन गए हैं। पूरी एनबीए की दुनिया उन्हें हेट करती थी, बट बैड बॉयज के राड़े कुछ कम नहीं हुए, वो तो और भी बढ़ गए थे। सभी उनसे नफरत करते थे, बट डिट्रॉइट के लोग तो बैड बॉयज के निकनेम को प्राउडली फ्लॉन्ट करते थे। वो बोलते थे हाँ है हम बैड बॉयज, करो जो करना है। डिट्रॉइट के अरेना में खेलना मतलब दूसरे टीम्स की एक अलग ही टेस्ट होती थी, क्योंकि डिट्रॉइट के अरेना का एनवायरनमेंट बहुत खूंखार होता था। इस 1987-88 के सीजन में बैड बॉयज पिस्टन्स ने नंबर 2 सीड हासिल किया था और वो प्लेऑफ्स में पहुंचे थे। उन्होंने वापस वॉशिंगटन को पहले राउंड में हराया, बट इस बार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स में उनके सामने था माइकल जॉर्डन और उसकी शिकागो बुल्स की टीम। इस सीरीज के पहले भी जॉर्डन और बैड बॉयज के बीच में मैचेस हुए थे और ऑब्वियसली हर मैच में राड़ा हुआ था। कोच चक डेली को पता था कि उनकी डिट्रॉइट पिस्टन्स की भिड़ंत माइकल जॉर्डन के साथ हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने भयानक माइकल जॉर्डन को रोकने के लिए कुछ डिफेंसिव प्लान्स बनाए थे, जिसका नाम था द जॉर्डन रूल्स। सो ये जॉर्डन रूल्स कोच डेली की एक टैक्टिकल स्कीम थी, जो वो अपने खूंखार प्लेयर्स जो डुमार्स, डेनिस रॉडमन और बिल लायम्बिर के जरिए इंप्लीमेंट करते थे। इस जॉर्डन रूल्स का मतलब सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि जॉर्डन को सेटल होने नहीं देना है। डेनिस रॉडमन और बिल लायम्बिर को काम था कि जॉर्डन को पेंट एरिया में उसकी तबाही करने नहीं देने का, बाय एनी मीन्स पॉसिबल। जॉर्डन को तोड़ो, वो कितना भी अपना फुटवर्क करे उसकी बचाओ, बस उसे पेंट एरिया में आने मत दो, ये कहते थे जॉर्डन रूल्स। फिर क्या है, बैड बॉयज लायम्बिर और रॉडमन हर गेम में जॉर्डन पर टूट पड़ते थे। इसी में अगर जॉर्डन अपने लेजेंडरी जंप शॉट्स ठोकने लगा तो जो डूमर्स को संदेशा था कि उसे पेरीमीटर भी तोड़ा जाए, और फिर जो डूमर्स जॉर्डन के पीछे पड़ जाता था। इस तरीके से बैड बॉयज पिस्टन्स ने माइकल जॉर्डन की कुछ हद तक बैंड बजा डाली थी। जॉर्डन आंख बंद करके ऐसे ही 30-35 पॉइंट्स बना देता था, बट इस सीरीज में जॉर्डन ने गेम 3 में 24 पॉइंट्स, गेम 4 में 23 पॉइंट्स और गेम 5 में उसने सिर्फ 25 पॉइंट्स किए। स्पेशली जो डुमार्स के डिफेंस के वजह से सब उसे जॉर्डन स्टॉपर बुलाने लगे थे। इस ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स में बैड बॉयज पिस्टन्स ने जॉर्डन के बुल्स को 4-2 से हरा दिया था। फिर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में डिट्रॉइट पिस्टन्स की वापस बिग 3 सेल्टिक्स के साथ सीरीज हुई थी, और इस बार गुस्से में खेल रहे पिस्टन्स ने पिछले 2 साल में हुए हार का बदला लिया और बॉस्टन सेल्टिक्स बिग 3 को ढो डाला। इस बार बैड बॉयज पिस्टन्स फाइनली एनबीए फाइनल्स में पहुंचे, बट यहाँ उनके सामने थी डेंजरस शो टाइम लेकर्स। शो टाइम लेकर्स और बैड बॉयज पिस्टन्स की सीरीज भी एंटरटेनिंग रही। बैड बॉयज पिस्टन्स एक डिफेंसिव माइंडेड टीम थी,
बट शो टाइम लेकर्स अपने एक्साइटिंग ऑफेंस के लिए मशहूर थी। ऐसे दो अलग अलग मेंटेलिटीज वाली टीम्स की ये सीरीज ऑल टाइम लेजेंडरी रही थी। इस सीरीज में भी बैड बॉयज पिस्टन्स ने अपनी तबाही कम नहीं की थी। इस सीरीज के वक्त करीम अब्दुल जब्बार थोड़े से बुढ़े हुए थे, वो कुछ 41 इयर्स के थे, इसीलिए उनको बैड बॉयज ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया और उनपे ज्यादा अटैक नहीं किया। बट बैड बॉयज ने ऐसा मैजिक जॉनसन और जेम्स वर्दी पर रहम नहीं खाया। खास करके बैड बॉयज की नजर थी मैजिक जॉनसन पर। बैड बॉयज अपनी हरकतें तो कर ही रहे थे, बट मैजिक जॉनसन की शो टाइम लेकर्स ने ये लेजेंडरी सीरीज 4-3 से जीती और एनबीए चैंपियनशिप जीती। बैड बॉयज के पल्ले वापस निराशा आई थी। 1987 और फिर 1988 ऐसे दो बैक टू बैक सालों में बैड बॉयज पिस्टन्स की टीम प्लेऑफ्स में गेम 7 में हार्ड ब्रेकिंगली हारे थे और इसी वजह से अब बैड बॉयज तो और भी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने 1988-89 के सीजन में तो अलग ही तांडव कर दिया। 1988-89 के सीजन में वो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में टॉप पर रहे थे, वो ईस्ट की नंबर 1 टीम रहे थे, क्योंकि खास करके डेनिस रॉडमन इस सीजन में और भी जबरदस्त प्लेयर बन गया था। कुछ 3 साल पहले पिस्टन्स ने केली ट्रिपुचका को ट्रेड करके एड्रियन डेंटली को अपने टीम में लाया था और डेंटली टीम का लीडिंग स्कोरर भी बना था। बट फिर इस रेगुलर सीजन में कोच चक डेली डेनिस रॉडमन को एड्रियन डेंटली से ज्यादा गेम में ले रहे थे। इसके कारण एड्रियन डेंटली काफी नाराज हुआ था। बैड बॉय चैंपियनशिप कंटेंडर थे, बट ऐसे अपने ही लॉकर रूम में टेंशन अच्छा नहीं था, इसीलिए पिस्टन्स ने शॉकिंगली एड्रियन डेंटली को ट्रेड करके मार्क एग्वायर को अपने टीम में लाया था। मार्क एग्वायर के टीम में आते ही बैड बॉयज का डिफेंस और भी डायनामिक हो गया था। बैड बॉयज पिस्टन्स ने इस सीजन में सबको धो दिया और वो भी अपने अंदाज में। उन्होंने 1989 के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के प्लेऑफ्स में पहले 2 राउंड्स में व्हाइट वॉश मार दिया, वो एक भी गेम नहीं हारे थे। फिर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में उनके सामने वापस जॉर्डन की शिकागो बुल्स आई थी और इस बार वापस बैड बॉयज पिस्टन्स ने जॉर्डन रूल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया और इस बार वापस सीरीज में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा हंगामे हुए। बट इन कई फाइट्स और राडों के बीच में बैड बॉयज ने जॉर्डन के बुल्स को हरा दिया। इस सीरीज में भी जो डूमर्स ने माइकल जॉर्डन पर जितना हो सके उतना तगड़ा डिफेंस किया था। स्पेशली सीरीज के गेम 6 में उसने माइकल जॉर्डन को सिर्फ 18 पॉइंट्स पर रोक के रखा था। सो इस ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स के बाद बैड बॉयज पिस्टन्स वापस एनबीए फाइनल्स में पहुंचे थे और एनबीए फाइनल्स में उनके सामने वापस शो टाइम लेकर्स की टीम थी। शो टाइम लेकर्स बैक टू बैक चैंपियंस रहे थे। सभी को और एक एक्साइटिंग 6 या 7 गेम्स की सीरीज होगी ऐसा लग रहा था और हमेशा की तरह सभी लेकर्स के साइड में थे और मोस्ट ऑफ द फैंस चाहते थे कि बैड बॉयज की किस्मत वापस खराब रहे। बट इस बार बैड बॉयज के इरादे कुछ और थे। इस बार उन्होंने सिर्फ गुस्से में तबाही नहीं की। डिट्रॉइट ने अपना बैड बॉयज वाला गेम तो थोड़ा बहुत खेला ही, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा मैच्योर ऑफेंस भी किया। बैड बॉयज की पिस्टन्स की टीम इस फाइनल्स में एग्रेसिव खेलते खेलते बहक नहीं गए थे और इसका रिजल्ट क्या आया? बैड बॉयज पिस्टन्स ने 1989 के एनबीए फाइनल्स में शो टाइम लेकर्स को 4-0 से स्वीप कर दिया। इस फाइनल सीरीज में अपने डिफेंस के लिए फेमस जो डूमर्स ने अपना तगड़ा ऑफेंस भी दिखाया और 27 पॉइंट्स को एवरेज किया, जिस वजह से डूमर्स को इस फाइनल्स का एमवीपी मिला था। फिर 1989-1990 के सीजन में भी बैड बॉयज के टीम को कोई तोड़ नहीं था। बैड बॉयज ने अपना हंगामा शुरू रखा। वो इस सीजन भी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में टॉप की टीम रहे थे और वापस टाइटल कंटेंडर्स थे। 1990 के प्लेऑफ्स में भी उन्होंने वापस सबको धो दिया और वापस लगातार तीसरी बार उनकी भिड़ंत हुई माइकल जॉर्डन के शिकागो बुल्स के साथ और वापस बैड बॉयज ने जॉर्डन रूल सिस्टम को यूज किया और शिकागो बुल्स को हराकर 1990 के एनबीए फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। 1990 के एनबीए फाइनल्स में बैड बॉयज पिस्टन्स के सामने क्लाइड द ग्लाइड ड्रेक्सलर की पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स की टीम थी। बैड बॉयज ने ब्लेजर्स के टीम को पहले कुछ गेम्स में आसानी से हरा दिया और सीरीज में 3-1 लीड ले लिया था। बट गेम 5 में पोर्टलैंड ने अच्छा खेल दिखाया था। ऐसा लग रहा था कि पोर्टलैंड गेम जीतकर सीरीज को 3-2 कर देंगे और हमें गेम 6 देखने मिलेगा। बट इस गेम 5 में
आखिरी क्वार्टर में बैड बॉयज का बेंच प्लेयर माइक्रोवेव विनी जॉनसन गर्म हो गया। माइक्रोवेव इस आखिरी क्वार्टर में ऐसा गर्म हो गया कि उसने कुछ जबरदस्त शॉट्स मार डाले। फिर माइक्रोवेव विनी जॉनसन ने सिर्फ 0.07 सेकंड्स बाकी रहते एक आइकॉनिक शॉट मारा। Vinnie Johnson with 1 second to go. His shot is good. With 7/10 of a second. Time out. इस शॉट के बाद बैड बॉयज पिस्टन्स ने उनका लगातार दूसरा एनबीए टाइटल जीता। इस फाइनल्स में डिट्रॉइट पिस्टन्स के लीडर आइजिया थॉमस को एनबीए फाइनल्स एमवीपी का अवार्ड दिया गया। इस लगातार दूसरे एनबीए टाइटल के बाद बैड बॉयज का हंगामा थोड़ा सा ठंडा पड़ने लग गया, क्योंकि 1991 से माइकल जॉर्डन और उसकी शिकागो बुल्स ने अपना जलवा शुरू कर दिया था। उसकी कहानी हम बाद में जरूर जानेंगे, बट आज का वीडियो डेडिकेटेड रहा द लेजेंडरी बैड बॉयज ऑफ डिट्रॉइट पिस्टन्स के नाम। लेट 1980s के बैड बॉयज ऑफ डिट्रॉइट पिस्टन्स के टीम को आज भी कई लोग हेट करते हैं, उन्हें बराबर से रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि कई सारे लोगों का मानना यह है कि वो बहुत गंदा बास्केटबॉल खेलते थे। बट मेरी पर्सनली ओपिनियन वैसी नहीं है। हाँ, उन्होंने बास्केटबॉल थोड़ा अलग तरीके से खेला था, बट ऐसा भी नहीं था कि वो कोई फालतू टीम थी और सिर्फ मारपीट करके टाइटल्स जीते थे। वैसे अगर कोई सिर्फ मारपीट करके टाइटल जीतने लगे तो वैसे तो फिर कोई भी कर लेगा, बट ऐसा और कोई कर नहीं पाया था। बैड बॉयज की पिस्टन्स एक्चुअली एक बहुत बढ़िया बास्केटबॉल टीम थी। माइकल जॉर्डन और बाकी शिकागो बुल्स के प्लेयर्स हेटेड द बैड बॉयज पिस्टन्स, क्योंकि वो उनके साथ बहुत मारपीट किया करते थे। बट जॉर्डन के मन में जो डुमार्स के लिए हमेशा इज्जत रही। माइकल जॉर्डन ने खुद कहा था कि जो डुमार्स इज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर दैट ही एवर फेस्ड, और आज तक एनबीए हिस्ट्री में आईटी डुमार्स की बैककोर्ट को ग्रेटेस्ट डिफेंसिव बैककोर्ट कहा जाता है। आगे चल के इस बैड बॉयज पिस्टन्स के टीम में से कोच चक डेली, आइजिया थॉमस, जो डुमार्स और डेनिस रॉडमन ऐसे 4 लोग बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए, और थॉमस, डुमार्स, रॉडमन और लायमबिर के जर्सीज को डिट्रॉइट पिस्टन्स ने रिटायर किया। सो गाइज, आई होप यू लव दिस बैड बॉयज ऑफ डिट्रॉइट पिस्टन्स की कहानी। मैंने पहले भी शो टाइम लेकर्स के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसे आप जरूर चेक कीजिए। उस वीडियो को मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए मैंने लेजेंडरी हिस्टोरिक एनबीए टीम्स के ऊपर वीडियोस बनाना कुछ टाइम के लिए बंद किया था। बट कुछ दिनों पहले मुझे बैड बॉयज पिस्टन्स की याद आ गई, इसलिए मैंने बैड बॉयज पिस्टन्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया, इसी उम्मीद में कि आपको भी क्लासिक एनबीए टीम्स की ऐसी कुछ स्टोरीज पसंद आए। सो अगर आपको इस लेजेंडरी टीम की कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। सो मैं हूं केदार, यानी आपका दोस्त हुप्स पंडित, और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।